जो प्रोटेस्ट हुआ था, जेंजी प्रोटेस्ट, उसमें मिनिस्टर्स का मजाक उड़ाने के लिए उनके सिंदूर लगा दिया है, लड़कियों के कपड़े पहना दिए, एज इफ वुमेन होना कोई इंसल्ट है। जेंजी माने क्या होता है? आसमान से परियां उतरी हैं और एक नई नस्ल का घोड़ा उतरा है। कुछ नहीं है भाई, इंसान है। तो फिर ये इसे जेंजी प्रोटेस्ट लेबल करने में किसका फायदा है? एल्गोरिदम जो है अलग अलग तरीके से ये प्रोटेस्ट सबको दिखा रहा है। इस प्रोटेस्ट की सच्चाई क्या है? मत कहो कि हमें सच्चाई दिखाई नहीं गई, पूछो कि हमें सच्चाई चाहिए भी है क्या। वास्तविक समस्या ये है कि प्रोटेस्ट के सॉन्ग्स से काफ़ी एक बोल सकते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग सा एक इफेक्ट आ रहा था इंस्टाग्राम पे। जो इनके लीडर्स थे, इनसे पूछा गया था कि एक रेजिग्नेशन से क्या होगा, आपकी डिमांड्स इतनी छोटी हैं, तो उन्होंने बोला था कि एक इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ था, वो काफी सस्ते में नहीं पड़ गया। क्या आपको लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? तुम क्या सोच रहे थे आंदोलन से? और क्या होता है बताओ, क्या करना था? ट्रम्प को गिराना था? कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू में बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस आंदोलन का, पर जब उनको हेट मिलना शुरू हुआ, जब उन पे क्रिटिसिज्म आने लगे, तो ये जो मिथ बन गया है कि ये ट्रेडिशनल मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, इसको ब्रेक कैसे करें? चेन रिएक्शन ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि और भी जो मुद्दे हैं, जैसे रिजर्वेशंस के मुद्दे हैं, एक टेम्पलेट बन गया है कि एक इंस्टाग्राम चैनल बना के हम इस तरह का रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो ये स्वीपिंग विक्ट्री मानी जा रही है, इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस में ये नहीं आएगा कि जेंजी इज काइंड ऑफ रिक्लेमिंग द पावर? आचार्य जी, ये प्रोटेस्ट का जो पूरा नेचर ही है कुछ उस टाइप का, उसका इमोशनल एक रजिस्टर है। इसमें एक ये भी हो रहा है कि ये वायरल इसीलिए है क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गाली प्लस ह्यूमर। तो जो मीम का फॉर्मेट ही है वो थोड़ा मॉकरी का, मिमिक्री का और सैटिरिकल है, एंड दैट कॉम्बिनेशन सीम्स टू वर्क for the Gen Z and that has kind of become their personality also. Combination works for everybody. इसमें Gen Z जैसा कुछ खास नहीं। हम Gen Z ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई एलियन स्पीशीज अचानक से उतर आई है। Gen Z माने क्या होता है? 30 साल से कोई भी कम है तो Gen Z है। मोटे तौर पे अगर कोई 30 साल से नीचे का है आज तो Gen Z हो गया। आधे तो यहाँ बैठे होंगे, हाथ उठाओ भाई Gen Z, ये लो, यही है Gen Z। पर हम Gen Z ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कि एक एलियन स्पेसशिप आया और उसमें से एकदम ऐसे निकले नए खून के, नए अंदाज के, नई पीढ़ी के सिकंदर। कुछ नहीं है, Gen Z तो थे, ये देखो खड़े तो थे। Gen Z क्या होता है? इंसान है जैसे हर कोई होता है, इंसान है, उसमें कुछ खास थोड़ी है। जिंदगी भर मेरा इन्हीं Gen Z से ही तो पाला पड़ा है। कोई मुझे आकर के बोलेगा नहीं नहीं ये डरते नहीं है, ये डरते नहीं है। पूरी जिंदगी बीत गई मेरी इनसे डर निकालने में। मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को ना हो अगर पता चले ये डरते नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो कि ना डरो, पर तब भी ये डरते रहते हैं। इतना समझाओ मत डरो, मत डरो भाई, मत डरो, तब भी डरते रहते हैं। हाँ, अब जब भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ में ऐसा लगता है कि हम निडर हैं, पर उनकी ज़िंदगी को देखो, ज़िंदगी के फैसले को देखो, ज़िंदगी में तमाम जहाँ उनको चुनाव करने पड़ते हैं वो सब देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत डरे हुए लोग हैं। और ये बात मैं बड़े अफसोस से बोल रहा हूँ क्योंकि दसियों सालों से मैं इसी पर काम कर रहा हूँ कि इनके भीतर से डर खत्म हो जाए। वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये Gen Z ऐसे जैसे Gen Z कुछ नया ही निकल करके आ गया है। आसमान से परियां उतरी हैं और एक नई नस्ल का घोड़ा उतरा है। कुछ नहीं है भाई, इंसान है। जैसे हर इंसान में पुरानी वृत्तियां होती हैं और अहंकार होता है, वैसे इनमें भी है। और ये भी नहीं है कि एक Gen Z प्रोटेस्ट थी। देखो, हर जनरेशन में कुछ होते हैं एक विचारधारा के और कुछ होते हैं दूसरी विचारधारा के, होते हैं ना। अभी जो आप देख रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक खास जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो एक खास जनरेशन में भी एक आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक जनरेशन को नहीं।
आपने उस आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को जेनरेशनल समझ लिया। वो जो आप वहां देख रहे थे जमावड़ा, वो आइडियोलॉजिकल था, जेनरेशनल नहीं था। तो आप उस आइडियोलॉजी का नाम लेने की जगह उसको एक जेनरेशन का नाम दिए दे रहे हो। ये जेनजी प्रोटेस्ट है। अरे जेनजी प्रोटेस्ट नहीं है भाई। जेनजी तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, हजारों लाखों की तादाद में। वो बाबाओं के यहाँ और अंधविश्वास की दुकानों में भी लाइन लगा के खड़े हैं, वो भी तो जेनजी ही हैं। तो आप जेनजी ऐसा क्या दिखा रहे हो कि जेनजी विद्रोही होता है, क्रांतिकारी होता है और पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता है। जेनजी पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल आगे बढ़ाने का काम भी ये जेनजी ही कर रहे हैं। तो आपने जिनको देखा वो जेनजी का एक बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन है जो एक खास आइडियोलॉजी की तरफ झुका हुआ है। और वो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेनियल्स में भी मिलेगा, बूमर्स में भी मिलेगा, जेनेक्स में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। ये कोई जेनजी प्रोटेस्ट नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोटेस्ट थी। आइडियोलॉजिकल, इसको जेनरेशनल नाम मत दो कि ये तो एक जेनरेशन थी जो कि जेनजी वर्सेस द अदर जनरेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ वन आइडियोलॉजी वर्सेस अदर आइडियोलॉजीज। और इसीलिए वो जो आइडियोलॉजी थी जो वहाँ रिप्रेजेंट हो रही थी, उसमें सिर्फ जेनजी शामिल नहीं था, उसमें 35 साल वाले, 40 साल वाले, 50 साल वाले भी घुसे हुए थे। एग्जैक्टली फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि अगर बात जनरेशनल होती तो उसमें सिर्फ उसी जनरेशन के लोग मौजूद होते। वो बात जनरेशन की थी ही नहीं, वो आइडियोलॉजी की बात थी। तो इसीलिए उसमें और जनरेशन्स के लोग भी घुस आए थे। वो इतनी सारी आप जो फ़ोटोज़ वगैरह देखते थे, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, आपने ये सब देखा। आपको क्या लग रहा था वो जो फ़ोटोज़ में आते थे वो 10वीं 12वीं के बच्चे थे? बहुत सारे तो 30-35 40 साल वाले थे, वो सब थे। द ग्लू, द एडहेसिव वॉज आइडियोलॉजिकल, नॉट जेनरेशनल। और ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है एक नई पीढ़ी आ गई है, एकदम नई सोच लेकर के, और वो बिल्कुल पुरानी जितनी भी कालिख थी उससे अछूती है और अब वो कल्याण कर देगी। कोई बोल रहा है ओ नो, यू नो, द सिस्टम मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। कम ऑन, देयर इज नथिंग स्पेशल इन दैट जनरेशन, नथिंग एट ऑल। आई विश दे वर स्पेशल बट दे आर नॉट। They are just like any other human being. आचार्य जी, 2 क्वेश्चन है। एक तो फिर ये इसे जेनजी प्रोटेस्ट लेबल करने में किसका फ़ायदा है? लाइक व्हाई इज इट देन बीइंग लेबल्ड एज जेनजी प्रोटेस्ट? और आप ये छुपाना चाहते हो कि वो जेनजी नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन कुछ यूथ का एग्रीगेशन है। वो लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। आप छुपाना चाहते हो कि वो एक आइडियोलॉजिकल कांग्रेगेशन है। आप दिखाना चाहते हो कि वो एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। काश कि वो एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह होता, पर वो है नहीं ना। वही पीढ़ी, आप बोल तो रहा हूँ ना, अंधविश्वास की दुकानों पर भी देखोगे उसी पीढ़ी को आप देखोगे कि माँ बाप ने बोल दिया डॉक्टर बन तो सर झुका करके चल दिया नीट का एग्ज़ाम देखने। उसी पीढ़ी को आप देखोगे जा शादी कर तो सर झुका के चल दिया शादी करने। वो पीढ़ी विद्रोही है कहाँ? मैं तो चाहता हूँ वो विद्रोही हो, पर वो विद्रोही है नहीं, वो विद्रोही नहीं है। तो मतलब जो ये ऑनलाइन जेनजीज का फिर एक इमेज बना है, मतलब एक सपोज एक ये इमेजरी है, एक ये एक ऑनलाइन जेनजी है, उसका एक पर्सोना है। और एटलीस्ट अभी तो जो सोशल मीडिया में वो पर्सोना एक बहुत करेजियस, बहादुर, विद्रोही टाइप का पर्सोना है। वो जो जानते नहीं हैं वो उसके बहकावे में आ जाएंगे और उनके माँ बाप को पता होगा खुद ही। कहेंगे इसको तुम, वो अपने बेटे की फ़ोटो देखेंगे सोशल मीडिया में, कहेंगे इसको तुम करेजियस बता रहे हो। हम जानते हैं ना ये कैसा है। रात में मम्मी को उठाता है, मम्मी डर लग रहा है अंधेरे में कैसे बाहर निकलूं। पर झूठा ही सही, क्या उसको देख के पूरी जनरेशन इंस्पायर हो सकती है? ये ना हो जाए ना, क्योंकि जो इसी जेनजी में जो मेजॉरिटी है वो तो दूसरे आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन की है ना। कहीं वो ना ऐसा ही धरना प्रदर्शन करने को इंस्पायर हो जाएं। ये खतरा है कि अगर 10% लोग इतना कर सकते हैं तो अब 90% पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। कहीं वो ना यही राह पकड़ लें, ये खतरा और है। देखो, बोल्डनेस उसमें नहीं होती कि जैसे हमने बोल दिया कि बोल्ड मूवी आई है क्योंकि उसमें सेक्सुअल सीन्स हैं
या कि फलाना एक्ट्रेस बोल्ड है क्योंकि एकदम कम कपड़े पहन के आ जाती है। बोल्डनेस की और करेज की ये परिभाषा बड़ी उथली है, बड़ी हास्यास्पद है कि आप बोल दो यू नो दे आर सो करेजियस, दे आर सो बोल्ड, क्योंकि वो गाली दे सकते हैं और वो रिवीलिंग कपड़े पहन सकते हैं। ये कौन सी डेफिनेशन है? असली बोल्डनेस चाहिए होती है आईना देखने में, असली बोल्डनेस चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी की सच्चाई स्वीकार करने में, और वो सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, उसको कहते हैं बोल्डनेस। आप लोग कहे पड़े हो कि करेजियस हैं और बोल्ड हैं, काश की होते। मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि करेजियस बने और बोल्ड बने, लेकिन है नहीं। असली दम चाहिए होता है अपने ही भीतर के अंधेरे का सामना करने में, उस अंधेरे से बचने के लिए, उसका सामना ना करना पड़े। इसके लिए तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए हम बाहर निकल करके खूब शोर मचा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो सब शोर मचाना भी कई बार बस एक विकल्प बन के रह जाता है असली काम के विरुद्ध। असली काम था अपना सामना करना, वो कर नहीं सके क्योंकि उतनी हिम्मत है नहीं, तो निकल पड़े बाहर कि अब यहाँ ये करेंगे, यहाँ वो करेंगे, वहाँ वो करेंगे। हमें चाहिए बोल्डनेस, हमें करेज चाहिए, पर असली करेज चाहिए। सर ये जो प्रोटेस्ट था, इसकी एक बहुत लिमिटेड डिमांड थी कि हमें इस्तीफ़ा चाहिए शिक्षा मंत्री का, और जब इस्तीफ़ा मिल गया तो उनका प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो एक तरफ से मतलब सरकार भी काफ़ी सस्ते में निपट गई और जो जनता भी थी वो भी खुश हो गई। पर एक मतलब बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था इसमें, तो काफ़ी कुछ बदला जा सकता था, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो लाए जा सकते थे। तो सर क्या आपको लगता है कि एक ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड है? मतलब सरकार ने उनकी एक छोटी सी डिमांड थी वो मान ली, इतना बड़ा आंदोलन था तो कुछ इतना बड़ा नहीं था। सोशल मीडिया पे तो काफ़ी था। तुम सोशल मीडिया पे बैठो तो हो सकता है। तुम क्या सोच रहे थे इस आंदोलन से? और क्या होता है बताओ, क्या करना था? ट्रम्प को गिराना था? सर मतलब शायद सरकार पे अगर प्रेशर बन गया था तो कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाए जा सकते थे। रिफॉर्म का एजेंडा ही नहीं था ना, क्योंकि रिफॉर्म लाने के लिए पहले पता होना चाहिए ना कि वास्तविक रूप में क्या खराब है। रिएक्शनरी एजेंडा था, मुझे एक इस्तीफ़ा चाहिए, मुझे एक इस्तीफ़ा चाहिए। सिस्टमिक रिफॉर्म का तो एजेंडा ही नहीं था ना, मुझे व्यवस्था ही सुधारनी है, ऐसी कोई सोच ही नहीं थी। और व्यवस्था सुधारने निकलोगे तो फिर पूछना पड़ेगा व्यवस्था बनाई किसने है। वो राह खतरनाक हो जाती है अपने लिए भी कि व्यवस्था के स्टेक होल्डर्स कौन है, ये सवाल पूछोगे तो फिर उंगली अपनी ओर मुड़ जाती है। तो इसीलिए सिस्टम को रिफॉर्म करना है या सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, ऐसा कभी चाहा ही नहीं गया। एक ही चीज़ थी कि एक इस्तीफ़ा मिल जाए, इस्तीफ़ा मिल गया। सर मतलब क्या ये फिर टोटल वेस्ट था? अब ये सब मैं क्या बोलूँगा, वेस्टेज उसकी होती है जो इन्वेस्टेड हो। तुम कितने इन्वेस्टेड थे ये तुम जानो, हम तो अपना काम कर रहे थे, तो हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं हुआ। मैं तो पता है कि सही काम क्या है, हमारे पास तो एक सार्थक मिशन है, हम तो लगातार कर ही रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं हुआ, ना टाइम ख़राब हुआ ना कुछ और। बाकी जिन लोगों ने अपने आप को वहाँ इन्वेस्ट करा, ये सवाल उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि वेस्टेज हुई कि नहीं हुई। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। आचार्य जी, मेरा सवाल था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू में बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस आंदोलन का, पर जब उनको हेट मिलना शुरू हुआ, जब उन पे क्रिटिसिज्म आने लगे कि ये लोग जब इनकी फिल्में आनी होती हैं तो ये अपने टिकटें बिकवाने के लिए कहीं भी जाते हैं, पर जब बात देश की है, एजुकेशन की है, तब ये सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये तभी उन्होंने कुछ बोला नहीं,
पर जब ये आंदोलन अपने लास्ट चरम पे थी तब इन्होंने बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बस एक स्टोरी डाल दिया, या पर वो खुल के कभी सामने नहीं आए। इसमें ऐड ऑन है कि जब हम जब ऐसा देखते हैं तो हम तो इतना समझ लेते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल बनने के लायक नहीं है। फिर तब ये होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर हम ये देखते हैं जो सिस्टम के विरुद्ध बोल रहे हैं, और या फिर जो ऐसे हैं जो मतलब जस्ट अपोजिट हैं इनके, हम उनको रोल मॉडल मानने लगते। तो ये सिर्फ बस ये चेहरा बदल जाता है या फिर ये सच में सही के लिए सवाल आप पर है, क्या आप सिर्फ अंधेरे को एक नया चेहरा देने से संतुष्ट हो या आप अंधेरे को मिटा देना चाहते हो? आपको समस्या अंधेरे के एक खास चेहरे से है या अंधेरे से ही समस्या है? ज़्यादातर ऐसा लगता है जैसे हमें अंधेरे के एक खास चेहरे समस्या है, लाओ नया चेहरा ले आ दो, हम खुश हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए दिल बहल जाता है, फिर वही ढाक के तीन पात। देखो, जो विरोध कर रहे हैं ना वो खुद उसी सिस्टम में स्टेक होल्डर्स हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। समझो इस बात को। उस दिन पूछा था ना मैंने, क्या इसी सिस्टम के करप्शन से बहुतों का घर नहीं चल रहा है? अब आप उदाहरण के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हो, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। पहले जब सिलेक्शन नहीं होता था एक डोनेशन या मैनेजमेंट फ़ीस के नाम से चलता था, अभी होता है? मैनेजमेंट कोटा होता था, उसमें डोनेशन दे देते थे। नहीं है ये ऑप्शन, नहीं है तो एक दूसरा ऑप्शन तो है ना, और ज़्यादा पैसे दे करके बाहर से आके MBBS कर लो, ये भी तो है ना। अभी भी बताओ कंपटीशन फेयर कहाँ है? कहाँ फेयर है? किसी के बाप ने खूब करप्शन से खूब पैसा, काला पैसा, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा है, वो अपने बेटे को बना देगा डॉक्टर। बहुत तरीकों से हम खुद उस अंधेरे में पार्टिसिपेंट्स हैं, और इसीलिए वो अंधेरा कभी हटेगा नहीं जब तक हम शुरुआत अपने आप से नहीं करते, अपने घर से नहीं शुरुआत करते। आप अपने आप को कंसोल कर रहे हो, सांत्वना दे रहे हो ये सोच करके कि सारी गड़बड़ उधर कहीं है। उधर भी गड़बड़ है, पर सिर्फ उधर ही गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ चारों तरफ है, और उस गड़बड़ का केंद्र आम आदमी के दिल में है। सफाई वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है इस्तीफे की मांग से, अकाउंटेबिलिटी अच्छी चीज़ है। कोई वहाँ मिनिस्टर बैठा है, उसका काम है कि फेयर ट्रांसपेरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होने चाहिए। मैं खुद फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ, अभी उन्हीं की बात कर रहा था। अगर फेयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन सिस्टम नहीं होता, हाँ, तो मुझे भी चोट पड़ती, मैं उसका बेनिफिशियरी रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हो, फेयर हो, सब हो, लेकिन आप जब तक ये नहीं समझोगे कि वो फेयरनेस बार बार कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होती है, वो आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेगी। आचार्य जी, मेरा सवाल ये था कि अगर फियर की वजह से अगर चेंज आ रहा है, तो जैसे इस गवर्नमेंट के बारे में बहुत मिनिस्टर्स ही कुछ ने कहा था कि ये गवर्नमेंट वो है जिसमें रेजिग्नेशंस नहीं होते हैं, और इसमें फिर ये रेजिग्नेशन बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा भी। तो और जब जो इनके लीडर्स थे इनसे पूछा गया था कि एक रेजिग्नेशन से क्या होगा, आपकी डिमांड्स इतनी छोटी हैं, तो उन्होंने बोला था कि एक डर कम से कम उनके पास आएगा जो अभी तक नहीं था, ताकि उनको ये ना लगे कि हम पे कोई सवाल का जवाब मांगने वाला नहीं है। उनको ये दिखेगा कि अगर तुम गड़बड़ करते हो। आपने प्रॉब्लम की फ्रेमिंग ही गलत करी है। आप प्रॉब्लम फ्रेम कर रहे हो, इस बात को सब लोग बहुत ध्यान से समझना। आप प्रॉब्लम फ्रेम कर रहे हो प्रोटेस्टर्स वर्सेस गवर्नमेंट, आपकी यही फ्रेमिंग है ना। प्रोटेस्टर्स इधर हैं, ये प्रोटेस्टर्स हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है। आपने इस तरीके से नहीं, ये जो एक्चुअल फ्रिक्शन था दैट वाज बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड वोटर्स।
प्रोटेस्टर्स हैं 20,000 और वोटर्स हैं 100 करोड़। उन 100 करोड़ में से 40% या 50% उनके साथ हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनके साथ हैं। तुम ऐसे क्या कह रहे हो जैसे कि ये सरकार या कोई भी सरकार कहीं आसमान से उतरती है। वो आसमान से नहीं उतरी है। इस देश की इलेक्टोरेट ने, वोटर ने, जनता ने जा करके बाकायदा बटन दबा करके उनको गद्दी पर बैठाया है। तो जब आप कह रहे हो कि ये सरकार ठीक नहीं है, तो आप समझ रहे हो ना आप किसको बोल रहे हो कि गलत है। आप कह रहे हो कि वो जो वोटर है वो गलत है, और मैं हो सकता है मैं मान रहा हूँ वो वोटर गलत हो, और अगर वो वोटर गलत हो जाकर के उस वोटर को ठीक करो ना। उस वोटर को ठीक नहीं करोगे तो ये सरकार हट जाएगी, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी। आपने पूरी प्रॉब्लम गलत फ्रेम कर दी है। आपने एक प्रॉब्लम इस तरीके से फ्रेम करी है कि ऐसा लगे कि आपने बहुत हीरोइक काम कर दिया है। आप कह रहे हो प्रोटेस्टर्स वर्सेस दैट गवर्नमेंट। नहीं, दैट गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड देयर बाय अ ह्यूज मास ऑफ वोटर्स। जाके उन वोटर्स से पूछो कि उस गवर्नमेंट को वहाँ क्यों बैठाया, और अगर नहीं पूछ रहे उन वोटर्स से तो ये सरकार गिराओगे, ऐसी ही दूसरी सरकार आ जाएगी। बल्कि जिन वोटर्स ने सरकार को यहाँ बैठाया है उन्हें नाराज़गी होगी कि तुमने हमारी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस्तीफ़ा ले लिया, ये सब कर लिया। वो और ज़्यादा अपनी पोजीशन को हार्डन कर देंगे, वो और ज़्यादा अपनी पोजीशन पर डबल डाउन कर जाएंगे। ये शब्द समझ रहे हो? वो कहेंगे अच्छा तुमने हमारी चुनी हुई सरकार के साथ बदतमीजी करी, अब देखो इस बार हम और ज़्यादा इनको वोट देंगे। आपकी प्रॉब्लम फ्रेमिंग ही गलत है। आप इस बात को मानना ही नहीं चाह रहे हो कि क्रांति कुछ गिने चुने बंदों के खिलाफ नहीं करी जा सकती। क्रांति करनी होती है तो मनुष्यता के सामूहिक अंधेरे के खिलाफ करनी होती है। मैं कह रहा हूं आओ मेरे साथ, हम हर आम आदमी को जगाने का काम करेंगे ना। और हमारा एजेंडा ये नहीं होगा कि ये सरकार गलत है और वो सरकार सही है। हम इंसान से पूछेंगे कि तुम ये बताओ तुम कोई भी चुनाव कैसे करते हो। बात ये नहीं है कि तुमने सरकार कैसे इलेक्ट करी, तुम मुझे बताओ तुम कैरियर कैसे सेलेक्ट करते हो, तुम मुझे बताओ तुम लाइफ में पार्टनर कैसे सेलेक्ट करते हो। तुम्हें कुछ भी तो चुनना नहीं आता क्योंकि तुम खुद को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या। उसके बिना बस आप अपनी पीठ थपथपाते रह जाओगे कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, और आप समझो भी नहीं कि आपकी लड़ाई किससे है। आपकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, आपकी लड़ाई एक फेसलेस डार्कनेस से है। और वो डार्कनेस चूंकि आपके भी अंदर है, इसीलिए आप उस डार्कनेस से पंगा नहीं लेना चाहते। सरकार से पंगा लेना आसान है, सरकार बाहर है। सरकार को जिस डार्कनेस ने वहां इंस्टॉल करा है वो डार्कनेस आपके भी अंदर है। आप प्रोटेस्टर हो, आपके अंदर भी वही डार्कनेस है, तो इसीलिए आप उस डार्कनेस से के विरोध में कुछ नहीं करना चाहते हो। कोई सरकार अच्छी नहीं होती, कोई सरकार बुरी नहीं होती। सब सरकारें जो आम आदमी है, जो वोटर है, उसका प्रतिबिंब होती हैं। आम आदमी ही अगर 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 बेहोश है तो एक के बाद एक वो उल्टी पुल्टी सरकारें ही चुनेगा। प्रोटेस्टर्स का तो ये कहना है कि आज तक जो भी वो लोग उनको अंधभक्त कहते हैं कि वो लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, हम तो क्वेश्चन करते हैं। हमने तो क्वेश्चन करा, इसीलिए आप करिए क्वेश्चन करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, पर आप क्वेश्चन करते रहोगे, सरकारें उसी तरह की आती रहेंगी। बात ये नहीं है ना कि आपने व्यक्तिगत तौर पे क्या क्वेश्चन करा। बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि देश को बेहतर सरकार मिले तो क्या आपने बाहर निकल करके आम आदमी को जागृत किया। क्योंकि वोट तो सब देंगे, डेमोक्रेसी है भाई, तुम किसी का वोट नहीं छीन सकते। तुम चाहते हो कि लोग बेहतर वोट दें तो जा करके उनसे बात करो, उनको अवेकन करो, पर फिर उसमें अपना अहंकार भी तो आड़े आता है। आम आदमी को अवेकन नहीं किया जा सकता। अवेकनिंग तो कुछ खास लोगों का प्रेरोगेटिव है। आम आदमी क्या है? कुछ भी नहीं। आम आदमी तो आम आदमी है, ये बेकार है। हम कुछ अवेकेंड लोग हैं, हम जाकर के क्रांति करके सत्ता परिवर्तन कर देंगे। ये सिनिकल एटीट्यूड है आम आदमी के प्रति, ये आम आदमी के प्रति अपमान का भाव है। मैं आम आदमी के प्रति वो अपमान नहीं रखता। मैं आम आदमी से कह रहा हूं कि तुम जान सकते हो, तुम जग सकते हो, जगो। और जब आम आदमी जगेगा तो बड़ी से बड़ी क्रांतियां अपने आप हो जाती हैं, चुपचाप हो जाती हैं।
नारे लगाना कोई आवश्यक नहीं रह जाता। थैंक यू। आचार्य जी, ये रिफॉर्म्स के रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन था कि अभी टेक्नोलॉजी पे बहुत चल रहा है कि टेक्नोलॉजी माइट सॉल्व द इश्यूज दैट हैव बीन ब्रॉट आउट, और एक साइड में तो वो है, और जो टीम भी खड़ी गई है उसको जो लीड कर रहे हैं वो इंडिया के लीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और सारी जो चर्चा हो रही है वो भी ये है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे अकाउंटेबिलिटी ड्राइव करेंगे सिस्टम में। और एक दूसरा जो है वो है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का। अब उसके लिए भी आपको एक जुडिशरी रिफॉर्म चाहिए रहती है, और अगर आप जुडिशरी भी देखेंगे तो इंडिया इज़ अबाउट 51 मिलियन पेंडिंग केसेस इन इट्स कोर्ट। तो एक एजुकेशन रिफॉर्म है, जुडिशरी रिफॉर्म है, और ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म भी है, और उसके साथ साथ पूरा जो एक कवर है वो टेक्नोलॉजी का दिया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी विल सेव एवरीथिंग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं पढ़ रही थी वो ये था कि एक IIT मद्रास के प्रोफेसर ने कहा है दैट ह्यूमन इंटेग्रिटी एंड नॉट टेक्नोलॉजी इज़ द रियल इशू बिहाइंड द होल थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो उनका ये स्टेटमेंट काफ़ी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जितनी आज अवेलेबल है उससे भी कम थी, तो और ज़्यादा फिर लीक्स हुई होंगी शायद। माने 50, 60, 70, 80 के दशक में तो लीक्स ही लीक्स होती होंगी, क्योंकि तब तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी ना। आज आपको जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इतनी पहले कभी थी, और आज जितनी ज़्यादा लीक्स हो रही हैं इतनी पहले कभी होती थी। तो समस्या क्या ये है कि टेक्नोलॉजी की कमी है। टास्क फोर्स बनाई गई है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लीक्स रोक देंगे, जबकि टेक्नोलॉजी की कमी रियल रीज़न है ही नहीं। वास्तविक समस्या ये है ही नहीं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जा रही, वो है ही नहीं। वास्तविक समस्या क्या है वो हम जानना नहीं चाहते, तो हम खुद को ही ये समझा लेते हैं कि अ टेक्निकल सॉल्यूशन, अ टेक्निकल इंटरवेंशन will solve it for us, whereas the problem does not lie much in the technical domain at all। और बिल्कुल ठीक कहा, IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि ये मुद्दा टेक्निकल गैप का है ही नहीं, ये मुद्दा ह्यूमन इंटीग्रिटी का है। जहाँ इतने सारे लोग पेपर खरीदने को तैयार हों, इतने सारे लोग तैयार हैं कि पेपर मिले हम खरीद लेंगे, इतने सारे लोग बेईमानी करने को तैयार हैं, वहाँ पर पेपर लीक करने वाले को बहुत बड़ा इंसेंटिव मिल जाता है। 24 लाख स्टूडेंट्स, 24 लाख परिवार, 24 लाख उम्मीदें, 24 लाख बैंक अकाउंट्स जो तैयार हैं किसी के खाते में अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए। 24 लाख तैयार बैठे हैं। अब बताओ, जो लीक कर सकता है उसको लीक करने का ज़बरदस्त इंसेंटिव है कि नहीं है? जब तक इंसान के भीतर की बेईमानी को तुम संबोधित नहीं करोगे, तब तक ये सोचना कि ऐसी टेक्नोलॉजी वैसी टेक्नोलॉजी, इंसान ही तो बना रहा है टेक्नोलॉजी, दूसरा इंसान उस टेक्नोलॉजी का हैक नहीं निकाल लेगा क्या? या वो इंसान खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी का हैक नहीं निकाल लेगा क्या? तुम जो करना चाहते हो भीतर ही भीतर, तुम खुद ही क्या उसके विरुद्ध टेक्नोलॉजी बनाओगे? टेक्नोलॉजी तुम्हारी नीयत की गुलाम होती है। तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम टेक्नोलॉजी बनाते हो। तुम्हारी अगर भीतरी नीयत ही बेईमानी करने की है, तो क्या तुम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओगे जो तुम्हें बेईमानी करने से रोक दे? तुम खुद ही बनाओगे टेक्नोलॉजी और खुद ही उस टेक्नोलॉजी का हैक भी निकाल लोगे पीछे पीछे। दिन में टेक्नोलॉजी बनाओगे, रात में उसका हैक निकालोगे। दिन में एक तरह की कोडिंग करोगे, रात में दूसरी तरह की कोडिंग करोगे। द प्रॉब्लम इज नॉट टेक्निकल। और अभी करेज की बात हो रही थी। रियल करेज लाइज इन एडमिटिंग दैट द प्रॉब्लम इज नॉट टेक्निकल। आपको ये स्वीकार करना होगा कि वास्तविक समस्या जो है एजुकेशन ऑफ द सेल्फ की है। वास्तविक समस्या ये है कि पेरेंट्स ही एजुकेटेड नहीं है। वास्तविक समस्या ये है कि माँ बाप और बच्चों में असली प्यार है ही नहीं। वास्तविक समस्या ये है कि पूरा समाज अंधा है
इसे ये नहीं पता शादी हम क्यों कर रहे हैं, इसे ये नहीं पता हमने बच्चा क्यों पैदा कर दिया, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसको धकेलने लग जाता है कि जा तू डॉक्टर इंजीनियर बन या IAS बन या CA बन या कुछ कर, हमारा नाम रोशन कर। है नहीं गाना, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझे देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। पापा कहते हैं। अरे नहीं, वहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा। तुम्हें अपना नाम करना खुद कर लो, उसके ऊपर काहे चढ़ रहे हो? तुमने उसको इसलिए पैदा करा था, तुमने उससे पूछा था पहले कि तुझे पैदा कर रहा हूं, अब तुझे मेरा नाम करना पड़ेगा। जब बच्चे को पैदा करते हो तो उससे लिखवा लिया करो ना कि तुझे हम पैदा कर रहे हैं और तुझे हम परवरिश इसी शर्त पे देंगे कि तू आगे हमारे कहे अनुसार गुलामों की तरह जिएगा। ये पहले उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करो। बस एहसान जताते रहते हो कि हमने तुझे पैदा करा है, हमने तेरी परवरिश में इतना पैसा खर्च करा है। उसने एप्लीकेशन दी थी, पैदा करो, अब इतने पैसे खर्च करो, अब ये करो, अब वो करो। वो रिक्वेस्ट करने आया था, तुमने अपने सुख के लिए उसको पैदा करा, तुमने अपने हिसाब किताब गणित के हिसाब से उसकी परवरिश करी, और अब तुम उस पर एहसान चलाते हो। ये बात आदमी के साइकोलॉजिकल DNA की है। जब तक वही नहीं बदलेगा, जब तक हमारे लिए रिश्ते का मतलब ही एक्सप्लॉइटेशन होगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। और एक्चुअल करेज चाहिए इस समस्या को वहाँ पकड़ने के लिए जहाँ ये शुरू होती है। ये शुरू होती है इंसान के भीतर के अंधेरे में, और वो कोई ऐसी इनएक्सेसिबल जगह नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। हमारे पास समाधान करने का तरीका मौजूद है, हम कर भी रहे हैं। अभी हम आप बात कर रहे हैं, ये उसी अंधेरे का इलाज चल रहा है। दिक्कत बस ये है कि ये समाज इस बात को समझना नहीं चाहता, इसीलिए इस काम को स्केल नहीं मिल रही है। पहले मैं बोला करता था एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, अब बोलता हूँ मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, और मास को बहुत ज़ोर से बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन काल में कुछ लाख लोगों तक इसको पहुँचा चुका हूँ, और आगे मान लो कुछ लाख लोगों तक और पहुँचा दूंगा। लेकिन हम 150 करोड़ लोग हैं सिर्फ भारत में, और दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं। उन तक कौन पहुँचाएगा? और उन तक नहीं पहुंचाओगे तो यही अंधेरा कभी पेपर लीक के रूप में सामने आएगा, कभी बलात्कार के रूप में सामने आएगा, कभी दंगों के रूप में सामने आएगा, क्लाइमेट चेंज के भयानक रूप में सामने आ ही रहा है, कभी न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट के रूप में सामने आएगा। जितनी भी दुनिया की समस्याएं हैं इंसान के उसी भीतरी अंधेरे की वजह से हैं, पर हम उसका सामना नहीं करना चाहते। वहाँ लगती है बोल्डनेस, वहाँ लगती है करेज। उसकी जगह हम एडहॉक और सुपरफिशियल रिवॉल्यूशंस करना चाहते हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। आपकी ये जो खुशी है ये भारी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद को ही कॉन्ग्रेचुलेट कर लोगे कि वी सक्सीडेड व्हेन एक्चुअली यू हैवंट। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम स्टैंड्स एट इट्स प्लेस, लेकिन आप खुश हो रहे हो कि हमने तो तीर मार लिया। और वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी घनी है कि उसी प्रॉब्लम की वजह से अब हम 6th मास एक्सटिंक्शन फेज में घुस चुके हैं। बहुत लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी, कहेंगे सो फार फेच्ड, आप पेपर लीक को और क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी को कन्फ्लेट कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का ओरिजिन एक ही है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और जियोपॉलिटिकल फ्रैक्चर्स क्या डिस्कनेक्टेड है? नहीं, उनका ओरिजिन एक ही है। हर बीमारी का जो ओरिजिन है वो है आदमी के भीतर का अंधेरा, और आप उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हो। आप कभी टेक्नोलॉजी में शरण लेते हो, आप कभी प्रॉस्पेरिटी में शरण लेते हो, आप कभी पॉलिसी में शरण लेते हो, लेकिन जहां आपको काम करना चाहिए आप वहां काम नहीं कर रहे हो। उस एक काम से आप इतना डर रहे हो, इतना बच रहे हो। बताओ मैं आपको बोल्ड बोलूं, करेजियस बोलूं या डरपोक बोलूं? और ये मैं सिर्फ युवाओं से नहीं पूछ रहा हूं, ये मैं पूरे संसार से पूछ रहा हूं, एक एक इंसान से पूछ रहा हूं कि बताओ तुमको करेजियस बोलूं कि डरपोक बोलूं? ऐसा नहीं है कि तुम समझते नहीं हो कि समस्या की जड़ कहां है, उसके बाद भी तुम वहां जाना नहीं चाहते। ये डर का लक्षण है या साहस का?
जैसे आचार्य जी, वो जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टा में, उसमें लोग बहुत ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हो कि इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो, मतलब रैट रेस में क्यों लगे हुए हो, खाली किसी ने बोल दिया कि नीट की परीक्षा में बैठना है तो बैठ रहे हो। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि बट ऑप्शन क्या है, 4 ही तो एग्जामिनेशन होते हैं इंडिया में, सीट्स इतने ही हैं। देखो कि उन्होंने तुमको साइकोलॉजिकली कितना कैप्चर कर लिया है, कितना एनस्लेव कर लिया है कि अतीत ने, समाज ने तुमको जो 4 ऑप्शन दिखा दिए, तुम 4 के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे। ये कितनी गहरी साइकोलॉजिकल हैंडीकैप है, बॉन्डेज है कि 4 ही तो होते हैं, 4 होते हैं। तुम्हें कैसे पता 4 होते हैं? बताओ कैसे पता तुम्हें कि 4 होते हैं? क्योंकि 4 हैं जो तुमको पियर्स ने बता दिए, पापा ने बता दिए, स्कूल ने बता दिए। किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि एक अलग जिंदगी कैसी हो सकती है, तो वो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आ पा रहा। तुम कह रहे हो हमें वही तो रिपीट करना है जो हमारे पेरेंट्स ने करा था। वास्तविक फ्रीडम कुछ होती है, ये तुम समझ ही नहीं पा रहे। मैं चाहता हूं कि सिर्फ युवा नहीं, हम सब, वास्तविक फ्रीडम, वो स्वतंत्रता हम सब का हक है, वो हमें मिले। पर उससे बचने के लिए हम कोई भी तर्क ईजाद करेंगे कि साहब अब मुझे तो एग्ज़ाम तो देना ही है ना, क्योंकि 4 ही तो एग्ज़ाम होते हैं और उन 4 एग्ज़ाम्स के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। 4 तो पता नहीं, पर मेरे समय में 3 हुआ करते थे, जिनको कहते थे कि इन 3 में से कोई एक भी निकाल ले तो अरे ज़िंदगी बन गई, उसकी ज़िंदगी बन गई। इन 3 में से कोई एक भी निकाल ले, IIT, IIM, IAS, UPSC एग्ज़ाम। आपके सामने जो बंदा खड़ा है उसने तीनों ही निकाले थे और तीनों को छोड़ करके आपके सामने खड़ा हुआ है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि इन 4 एग्जाम्स के अलावा ज़िंदगी में और होता क्या है? खड़ा हूं तुम्हारे सामने सबूत बन के कि कुछ होता है। मैं नहीं कह रहा, मैं जो कर रहा हूं वही तुम भी करो। तुम देखो कि तुम कुछ और कर सकते हो। किसी ने तुम्हें बांध नहीं रखा है उन्हीं 4 एग्जाम्स के रास्ते पर चलने के लिए। खोजो अपने लिए कोई 5वां रास्ता, 6ठा रास्ता, 7वां रास्ता खोजो। पर उनको आचार्य जी जेन्युइनली लगता है कि जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आर्ट्स ले लीजिए या डिफेंस ले लीजिए या कॉमर्स ले लीजिए, कि उसमें पैसे नहीं मिलते हैं, मतलब एक बेसिक जो सैलरी होती है, जॉब होती है, वो भी नहीं मिलते हैं। तो वो बहुत, मतलब मैं कैसे बताऊं, सारे कमेंट्स वही हैं कि बोलना बहुत आसान है बट है नहीं। पैसा तुम्हें कोई नहीं दे देगा, तुम अगर इंजीनियर या डॉक्टर बन के भी बैठ गए हो तो। पैसा कोई भी तुम्हें तब देता है जब तुम उसे एक जेन्युइन वैल्यू डिलीवर करते हो। नहीं तो हम भारत में जानते हैं कि इंजीनियर्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, हम अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर हर कोटि के बेरोजगार घूम रहे हैं, वकील भी घूम रहे हैं जिनके कुछ नहीं है, डॉक्टर भी घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये इतना सब कुछ कर लिया, MBBS कर लिया, MD कर लिया, इतने पैसे भी लगा दिए, सब कर लिया, उसके बाद भी इसमें रिटर्न्स क्या आ रहे हैं? बहुत पीनट्स हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाओगे जो दूसरों की नज़र में उपयोगी हो? आपको क्यों लग रहा है कि आप दूसरे की ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते? और दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करोगे तो खुद ही आपको इतना दे देगा कि आपकी भी अपनी ज़िंदगी, आपकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो चल जाएंगी। अब देखो, ये सवाल क्या डर का सूचक नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरी रोटी नहीं चलेगी, मेरी रोटी नहीं चलेगी? ये तो गहरे फियर से आ रही है ना बात। फिर आप बोलते हो कि हम करेजियस हैं। आप करेजियस कहाँ हो? आप तो डरे हुए हो। ये वो करेज है जो फियर को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो फियर को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फियर कहीं चला नहीं जाता, बस फियर छुपा दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ हमें फियर छुपाना नहीं है, हमें फियर की जड़ तक जाना है और फियर मिटा देना है। आचार्य जी, मुझे एक इंटरेस्टिंग इस प्रोटेस्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यही था कि प्रोटेस्ट के सॉन्ग्स से काफ़ी एक बोल सकते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग सा एक इफ़ेक्ट आ रहा था इंस्टाग्राम पे। ये मैंने खुद पर ही ऑब्ज़र्व किया कि रंग दे बसंती फॉर एग्जांपल के गाने चला दिए गए, कुछ हम देखेंगे ये वाले गाने, कुछ इंडी बैंड्स हैं उनके भी इस तरीके के गाने जो आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो जैसे आपने उस दिन तामसिक पोइट्री के बारे में बात किया था जो सुला देता है तुम्हें, वैसे ही मुझे ये लगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाने वाली ये पोइट्री है, ये राजसिक. देयर इज प्लेजर इन बिलोंगिंग एंड द मोर lonely you are, the deeper is the craving to belong, and there is security in belonging to a crowd. करेज चाहिए होती है उन लड़ाइयों में जो इंसान को अपने साथ अपने अकेलेपन में लड़नी होती हैं. कहीं तो आ रहा था, किसने तो पूछा था कि मेरे कई दोस्त वहाँ गए, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे फोमो हो रहा है, आई फील लेफ्ट आउट, आई टू नीड टू बिलोंग, तो मैं भी चला जाऊँगा. इवन इफ इट इज़ अ टेम्पररी क्राउड, क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये लोग रैंडम लोग थे जो वहाँ पहुँच गए. अच्छा तो लगता ही है. आप अभी जाओ डिस्कोथीक जाओ, ठीक है, और वहाँ पर वही म्यूज़िक है, वही डीजे है, और आपको अकेले नाचना है. खुशी की बात होनी चाहिए, पूरा फ्लोर मेरा है, पर हालत टाइट हो जाएगी. जो लोग डिस्क वगैरह गए वो इमेजिन करें, पूरा खाली पड़ा हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है, आप जो कुछ भी आप खाना पीना जो भी आपका फूड ड्रिंक सब अवेलेबल है, वही स्पीकर्स हैं, वही सब कुछ है, सेम पर्सन, सेम मिक्स, एवरीथिंग. फ्लोर आपका है, सिर्फ आप नहीं नाचोगे. आप हो, आपका पार्टनर है, 2 लोग हो तो भी मुश्किल पड़ेगा. वन नीड्स अ क्राउड, दैट थ्रिल, एंड देन दैट म्यूजिक इंटॉक्सिकेट्स. इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये भी ऑब्जर्व की, जैसे बहुत सारे पब्लिक फिगर्स होते हैं जो डायरेक्टली मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी व्यूज़ एक्सप्रेस करने से डरते हैं, बट जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्राउड है तो दे ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर लिटिल caves and started supporting the movement. मैंने बहुत प्यार से जेनजी से जो प्रोटेस्टिंग पूरा तबका था उससे आग्रह करा था कि ये सब जो लोग तुम्हें सपोर्ट करने निकल आए थे, इनको लेकर के बहुत सावधान रहना. ये अपॉर्चुनिस्ट्स हैं, ये तुम्हारे वेल विशर्स नहीं है, पर वो आपको प्यारे लगेंगे क्योंकि वो बड़े मीठे मीठे तरीके से आपके सपोर्ट में कुछ बातें कर रहे हैं. और उदाहरण के लिए अभी पिछले 20 मिनट मैंने जो बातें बोली वो बड़ी कड़वी लगेंगी. ऐसा लगेगा कि जैसे अरे इन्होंने तो हमारी पूरी प्रोटेस्ट का ही अपमान कर दिया. मुझे देखो सच्चाई बोलनी है क्योंकि मैं सचमुच तुम्हारा भला चाहता हूँ. तुम्हें नीचा दिखा के तुम्हारा अपमान करके मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला. पिछले 15 साल से मेरा काम ही ज़्यादातर युवाओं के साथ रहा है. 2006 में अद्वैत लाइफ एजुकेशन शुरू हुई थी. 10 साल तक तो मेरा पूरा समय उसी में बीता है और वो काम ही करती थी इन्हीं युवाओं के साथ. कई प्रोटेस्टर्स जब पैदा भी नहीं हुए थे उस समय से मैं यूथ को फियरलेस बनाने के मिशन में लगा हुआ हूँ. तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या इनकी ताकतें हैं, क्या इनकी कमज़ोरियाँ हैं, क्या इनका इनर आर्किटेक्चर है. मैं समझता हूँ इसको. मैंने उनके साथ बहुत नज़दीक से काम करा हुआ है, लगातार काम करा हुआ है. बहक जल्दी जाते हैं. कोई आ कर के सपोर्ट दे दे, कोई 2 मीठी बातें बोल दे, जल्दी सोचने लग जाते हैं कि यही तो हमारा अपना है, यही तो हमारा अपना है. प्रणाम आचार्य जी. कुछ डेटा पढ़ रही थी अभी मैं जो मुझे काफ़ी कंसर्निंग लगा. तो 150 करोड़ की आबादी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ की आबादी में लगभग 28% जेनजीज हैं. और हमारे पार्लियामेंट में जेनजी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 1.3%.
पार्लियामेंटेरियंस का जो एवरेज एज है दैट इज़ 56 ईयर्स. ऑलमोस्ट 33% और मोर आर मोर देन 60 ईयर्स. तो ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो ये स्वीपिंग विक्ट्री मानी जा रही है, इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस में ये नहीं आएगा कि जेन ज़ी इज़ काइंड ऑफ रिक्लेमिंग द पावर? पावर फॉर व्हाट? पावर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? द कंट्री. कंट्री माने क्या? हम सब कंट्री हैं. जेनजी इलेक्ट हो गया, यहाँ आ गया, अब वो क्या करेगा? इन्होंने ही तो इलेक्ट करा है. पहले ही किसी बुढ़े को इलेक्ट कर रहे थे, इस बार बिल्कुल मस्त 25 साल वाले को कर दिया. पर इलेक्ट तो इन्होंने ही करा है ना. तो यहाँ आते ही क्या बोलेगा? मैं आपका सेवक, जैसे इस बार वोट दिया अगली बार भी दीजिएगा, बताइए आपके लिए क्या करूं. ये बोलेंगे मेरे घर की नाली ठीक करा दे. जब तक ये नहीं बदले तब तक इनका प्रतिनिधि कैसे बदल जाएगा? बोलो. अगर इनमें अंधेरा है तो क्या ये रोशनी को वोट देंगे? अंधेरा तो अंधेरे को ही वोट देगा ना, चाहे वो जवान अंधेरा हो चाहे बुढ़ा अंधेरा हो. तो आप क्या बुढ़े अंधेरे को जवान अंधेरे से रिप्लेस करना चाहते हो? कर लो, कर लो, मस्त जवान अंधेरा. अभी भी कुछ सो कॉल्ड यूथ लीडर्स हैं, वो भी बराबरी के क्रिंज हैं. सब पार्टियों में कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे यूथ लीडर्स. कोई 45 साल का यूथ लीडर है, कोई 55 साल का, कोई कई तो यूथ लीडर्स हैं उनको मैं देखता हूं, तुम्हें लगता है मैं इन्फेंट हूं. तो ये जो यूथ लीडर्स हैं इन सब पार्टियों में, इन्होंने क्या चमत्कार कर लिया है? कई मामलों में ये बुढ़ों से भी गए गुजरे हैं. आप नहीं बच सकते इस बात से. मैं आपको बार बार घुमा के इसी बात पे ले आऊंगा कि जब तक आप नहीं बदलोगे, आप डेमोक्रेसी हो, आप नहीं बदलोगे, आपका रिप्रेजेंटेटिव कैसे बदल जाएगा? वोट तो आपको ही देना है, वोट तो आपको ही देना है. पर चुनाव के दिन मेरे पास अगर विकल्प ही नहीं है, ऐसा कोई नाम मुझे अगर वहाँ, अगर मैं जेन ज़ी हूँ तो अगर ऐसा कोई नाम मुझे दिख ही नहीं रहा जिसका चुनाव करके मुझे शांति हो कि नहीं मैंने बागडोर सही हाथ में दी है, तो नोटा के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप अभी भी गलत तक जगह से शुरू कर रहे हो. जिसको चुनाव में खड़े होना होता है वो पहले ये देखता है ना कि ये मैं खड़ा तो हो रहा हूँ, ये मेरा करेंगे क्या. बात ये नहीं है कि आपके पास वोट देने के लिए राइट कैंडिडेट नहीं है, बात यह है कि राइट कैंडिडेट के पास वोटर्स नहीं है. तो वो पागल नहीं है कि वो खड़ा होगा और पिटेगा. और भारत में चुनाव में एंट्री बैरियर अच्छा खासा होता है. साधारण चुनाव, लोकसभा नहीं, विधानसभा वगैरह में भी करोड़ों चाहिए होते हैं खड़े होने के लिए. कोई करोड़ों रुपए अपने काहे के लिए लगाए जब उसको पता है कि ये जो बेस है, ये जो वोटर हैं, ये किसी ढंग की चीज़ को वोट देंगे ही नहीं. वो अपने घर के पैसे आकर के जला दे, वो कैंपेनिंग करे, वो सड़क पे उतर आए, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाए, और उसको पता है कि ये वोटर ऐसे हैं ही नहीं कि किसी भी ढंग के एजेंडे पर वोट डालें. ये किस चीज़ पर वोट डाल देंगे? 500 रुपये फ्री का दे दो, इनसे जाति की बात कर दो, इनसे धर्म की बात कर दो, ये सब बातें कर दो, ये वोट डाल देंगे. तो कोई अच्छा कैंडिडेट पहला काम करेगा अपने लिए वोटर तैयार करने का, और जब वोटर तैयार कर लेगा फिर वो खड़ा होगा. आप ये मान रहे हो कि वोटर तो एनलाइटेंड है, उस बेचारे को बस राइट कैंडिडेट नहीं मिलता. हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, हम राइट वोटर, हम राइट कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं, पर ये जो कैंडिडेट्स हैं डरपोक हैं, ये खड़े नहीं होते हैं. जी नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा किसान पहले जमीन तैयार करता है, नहीं तो उसको पता है कि उसका बीज भी बर्बाद जाएगा.
ज़मीन तैयार करने में मेरी मदद करिए। मेरा सवाल जो प्रोटेस्ट हुआ था, जेंजी प्रोटेस्ट, उसको लेकर है। तो उसके मैं रील्स देख रहा था, तो कुछ दो तरह के रील सामने आ रहे थे। एक थे कि उसके अंदर जो प्रोटेस्ट एरिया है वहाँ पे जो फीमेल्स है, गर्ल्स है, वो कह रही थी कि उनको इतनी भीड़ होने के बाद भी बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं हुआ। लड़कों ने भी उनका साथ दिया। बॉय तो एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप दिखा एक तो, और दूसरी तरफ उसी जगह से ऐसे रील्स आ रहे थे कि मिनिस्टर्स का मजाक उड़ाने के लिए, उनको मॉक करने के लिए उनको फीमेल। डरे हुए क्यों? क्या हो गया? तुम भी थे? नहीं सर, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं सर, मैं नहीं था। फिर क्या हो गया? आचार्य जी, वो दो तरह के रील्स है कि एक में दिखाया जा रहा था कि वो विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, इतनी सारी भीड़ में भी लड़कियां खुल के बोल पा रही हैं, और दूसरी तरफ उसी जगह से ऐसे भी मीम्स आ रहे हैं, वो लोग पोस्टर्स बना रहे हैं, उसमें मिनिस्टर्स का मजाक उड़ाने के लिए उनके सिंदूर लगा दिया है, लड़कियों के कपड़े पहना दिए कि एज इफ वुमेन होना कोई इंसल्ट है। तो जेंजी खुद को प्रोग्रेसिव बोलता है, फिर उसी जगह से ऐसे रिग्रेसिव मीम्स क्यों आ रहे हैं? तुम दो चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना चाहते हो। किन दो चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हो? तुम पहली चीज़ ये बोल रहे हो कि लड़कियां वहाँ सेफ थीं, चलो ये समझ में आया कि लड़कियों ने कहा हम वहाँ सेफ थे। तो अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन तो तुम इस चीज़ से दिखाओगे ना कि लड़कियां अनसेफ थीं, और अनसेफ कहाँ थीं? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है वरना। अनसेफ की मतलब एक तरह से ये पहले में मैं बोल रहा हूँ कि फेमिनिज्म है, उसको उनको एम्पावरमेंट मिल रहा है वुमेन को, फीमेल्स को, और दूसरे में लड़कियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वुमेन होना एक इंसल्ट है, कि मिनिस्टर्स को बोल रहे हैं कि बी अ मैन, उनकी डिमांड्स पूरी करो। ये बहुत साधारण बात है। ये तो इसमें इतनी गुत्थी क्या है कि ऐसे पूछ रहे हो? ये तो हर जगह ही होता है, इसमें मैं क्या बोलूँगा? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ही नहीं ना, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? ये तो हर जगह ही हो रहा होता है ना। कि नहीं जानते हो कि जेंजी की बात नहीं है ये, जो जिसको आप पैट्रियार्की बोलते हो, वो कोई मेल थिंग थोड़ी होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग होती है जिसमें आदमी औरत दोनों शामिल होते हैं, दोनों के मध्य का वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, करार होता है, अनुबंध होता है, जिसमें दोनों ने ही माना होता है कि स्त्री नीचे की चीज़ है और खासकर उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो कोई गिरी हुई चीज़ है। ये बात सिर्फ मेल ने नहीं मानी बात होती है, ये बात फीमेल ने भी मानी होती है। यही सिस्टम है। तो फीमेल भी जब गाली देगी तो वो फीमेल्स के ही जेनिटल्स को लेके देगी। दैट्स द नेचर ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ एंड दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू जेन ज़ी। वो तो तुम कोई 60 साल की भी महिला होगी तो पाओगे कि वो यही कर रही है। इसमें तो क्या करोगे भाई? भाषा बदल जाएगी लेकिन जो भाव है वो तो वही रहता है ना। जेंजी होगी, वो किसी को जेंजी की एक लड़की होगी, वो किसी से खुंदक खाएगी लड़की से तो उसको बोलेगी स्लट। और 60 साल वाली होगी पुरानी, जिसको कहोगे ये तो बूढ़ी अम्मा है, वो किसी पे खुंदक खाएगी तो उसको बोलेगी छिनाल। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं ना। तो इसमें जेंजी को क्यों लेके आ रहे हो? ये तो दैट्स द एंटायर मूवमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू जेंडर्स। वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं ना जेंजी की, हम तो नहीं प्रोग्रेसिव। यहाँ पे कौन रिग्रेसिव बैठा हुआ है बताओ? तुम भी तो अपने आप को प्रोग्रेसिव ही बोल रहे हो, पर इतना डरे हुए हो।
माइक हाथ में देने से पहले बीपी वगैरह देखा करिए, कहीं ऐसा ना हो कि पूछते पूछते ही वो। चलो भागो तुम। आचार्य जी, इसमें एक फॉलोअप था इसी प्रोटेस्ट को लेके। तो एक तो ये चल ही रहा है, और क्योंकि इसके बहुत रील्स हम सब ने भी देखे हैं, और अभी 2 टाइप के रील्स चल रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट का एक साइड दिखाया जा रहा है और एक प्रोटेस्ट का दूसरा साइड दिखाया जा रहा है, और इसे बहुत कॉन्ट्रास्ट के साथ दिखाया जा रहा है। तो शायद वो भी पूछना चाह रहा था कि एक ही साइड दोनों चीज़ कैसे कर रहा है। कहाँ गया ये रहा। तो एक और चीज़ जो उसी के संपर्क में देखने को मिली है वो है फाउल लैंग्वेज, और इस पे बहुत अभी हीटेड डिबेट चल रहा है कि क्या जो मीम्स के थ्रू, जैसे हम मीम प्रोटेस्ट भी बोल रहे हैं अभी, तो बहुत सारा फाउल लैंग्वेज यूज़ किया गया है मीम्स में, ऑनलाइन वायरल जो हो रहे हैं, पोस्टर्स में, वहाँ पे भी, और किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो एक जो क्वेश्चन ये है कि, और जब जेनजी को ये पूछा जा रहा है तो जवाब कुछ ऐसा आ रहा है कि दिक्कत क्या है, कि हम भाई अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो व्हाट इज़ सो प्रॉब्लमेटिक। तो इसको कैसे समझा जाए, एंड वेयर डज वन ड्रॉ द लाइन, क्योंकि उस पर कुछ रिएक्शंस भी अभी आए हैं जो उस पर भी चल रहा है कि इज़ द गवर्नमेंट रिएक्शन राइट ऑन इट और नॉट। नहीं, वेयर डज वन ड्रॉ द लाइन के साथ आप ये नहीं पूछोगे व्हेन डज वन ड्रॉ द लाइन, क्योंकि ये काम तो इतने सालों से और दशकों से चल रहा है। कब से चल रहा है? और इसमें फिर से कहूँगा कि इसमें कोई जेनजी का ही कोई विशेष रोल नहीं है। जेनजी से आगे वाले क्या कहलाते हैं? मिलेनियल्स। तो यूट्यूब पर मिलेनियल्स के भी जो फेवरेट स्टार्स थे और ये थे, वो भी तो गाली गलौज ही कर रहे थे। रोस्टिंग का तो जो पूरा क्षेत्र है वो बिना गाली के तो चलता ही नहीं है, और मिलेनियल्स ने भी रोस्टिंग खूब एंजॉय करी है अपने समय पे, करी है ना। और यही जो फिर मिलेनियल्स होते हैं, ये जेनजी के बड़े भाई होते हैं, बहन होते हैं, और हो सकता है वो उसके एक थोड़ा आगे चल के माँ बाप भी हों। तो ये तो पता नहीं कब से चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है। मैंने आज से 5-6 साल पहले किसी ने सवाल पूछा था कि ये जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं ये क्यों इतनी गाली देते हैं? क्योंकि तुम्हें सुननी है, और दूसरी बात, तुमने पूरी एजुकेशन को इतना वोकेशनलाइज कर दिया कि उसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तो एक बहुत व्यवहारिक बाधा ये है कि इन लोगों के पास वोकेबलरी ही नहीं है, शब्दकोश नहीं है। पुराना एक वीडियो था मेरा, निकालना, मैंने उसमें बड़े सरस तरीके से कहा है कि गधे को अगर चूहा भी दिखेगा तो क्या बोलेगा? ढैचू। और गधे को अगर शेर भी दिखेगा तो क्या बोलेगा? ढैचू। उसके पास और कुछ है ही नहीं ना, वो कहाँ से लाए रिचनेस अपनी वोकैबुलरी में? कहाँ से लाए? नहीं कर सकता ना। तो ये काम तो कब से हो रहा था। आप जितने भी ये जेनजी जिनकी खुराक पर बड़ी हुई है, आप उन सोशल मीडिया स्टार्स को, यूट्यूबर्स को देखो, तो उन्होंने सबने गाली गलौज ही तो खूब जमकर करी है। और वो जो उनकी पूरी बात होती है उसमें से आप गाली हटा दो तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये तो चल ही रहा था और ये समाज द्वारा सैंक्शनड ही था, चल रही थी बात। अब आज अचानक वो बात एक क्रिस्टलाइज्ड रूप में वहाँ जंतर मंतर पर प्रकट हो गई, तो हमको अजीब लग रहा है कि अरे ये इतनी गाली गलौज कैसे हो गई। तो इसलिए मैंने पूछा, व्हेन डू यू ड्रॉ द लाइन? शुड यू बी टॉकिंग ऑफ दिस नाउ और शुड यू हैव टॉक्ड ऑफ दिस लाइक 2010, 2015? तब बात करनी चाहिए थी। तब तो हमने इसको कूलनेस का सिनोनिम बन जाने दिया कि आप कूल हो ही नहीं अगर आप। और फिर आप पूछो अगर, तो आत्मीय संबंधों में एक तरीके की मसालेदार और थोड़ी रंगीन भाषा की कोई जगह हो सकती है,
4 दोस्त एक साथ बैठे हैं और उसमें वो गाली गलौज कर रहे हैं, समझ में आ सकता है। उत्तर भारत में ऐसा भी चला है कि शादी ब्याह के मौक़ों पर गाली गाई भी जाती है, जानते हो आप ये? हाँ, बाकायदा गाली गाई जाती है, वो एक अलग बात होती है। पर गाली की रोटी खाना बिल्कुल अलग बात होती है कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं गाली देता हूँ तभी व्यूज़ आते हैं और उसी की मैं रोटी खाता हूँ। तो गाली की रोटी खा रहा है, तेरी रोटी ही एक गाली है, वो एक अलग बात होती है। और हमने उसको अलाउ करा, हमने उसको अलाउ करा और अब वो चीज़ अपने पूरे ज़ोर से सामने आ रही। एक बहुत पुराना वीडियो था, मैंने उसमें बोला था, एक तो गाली वाली बात बोली, दूसरा कौन बर्बाद कर रहा मेरे देश की युवा पीढ़ी को, इस नाम से था। वही किसी ने पूछा था कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। आज जो यहाँ पर खड़े हुए हैं 22-24 साल के, जब मैं बात कर रहा था तो वो 8वीं-10वीं के बच्चे थे। उस वक्त मैं बोल रहा था तो आपने बात को सुना नहीं, समझा नहीं। और मैं नहीं कह रहा था कि अरे इनको डिसिप्लिन करो और ये सब करो, वो मेरा तरीका है ही नहीं। मैं तो कह रहा था कि हम समझें कि ये पूरी बात जा किस दिशा में रही है, और हम समझें कि ये जो पूरा सोशल मीडिया एक्सप्लोजन है, इसमें किस किस्म के लोग बाहर निकल करके आ गए हैं। जो ये जेनजी है, ये बहुत हद तक सोशल मीडिया की पैदाइश है, चाहे वो लेफ्ट लीनिंग जेनजी हो या राइट लीनिंग जेनजी हो। और अभी भी उन्होंने वहाँ जो करा, उसके बेनिफिशियरी भी फिर वही सोशल मीडिया वाले हैं। जेनजी जिन सोशल मीडिया वालों का प्रोडक्ट है, जेनजी की हरकतें उन्हीं सोशल मीडिया वालों का पेचेक हैं। एक तो ये भी वीडियो आया था कि रील्स बना के कोई एक ही दिन में इतना अमीर हो गया कि आईफोन खरीद लिया, और वो रील फिर से वायरल हो गया था कि आईफोन खरीद। वायरल होता क्या अगर गाली ना दी होती? नहीं, मामला वायरल होता क्या अगर गाली ना दी होती? तो ये गाली भी इसीलिए दी जा रही है क्योंकि उस गाली की ऑडियंस है, क्योंकि लोगों को गाली सुनने में मज़ा आता है। और देखो भाई, लोकतंत्र है, यहाँ जिस चीज़ में लोगों को मज़ा आ रहा होगा वो चीज़ चलेगी। तुम लोगों को बदले बिना ये नहीं कह सकते कि फ़लानी चीज़ चलाना बंद कर दो, वो चलेगी क्योंकि लोगों को चाहिए। जिसको जो चाहिए तुम उससे कैसे रोक सकते हो? डेमोक्रेसी है। लोगों को एक तरीके के नेता को वोट देना है, तुम उन्हें कैसे रोक सकते हो? देंगे वोट, उन्हें देना है। तुम बाद में उन नेता के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहो, कुछ भी करते रहो, भाई लोगों ने वोट दिया है तब वो नेता बना है, ऐसे थोड़ी बन गया वो। गाली वाला वीडियो वायरल होता है, तुम कहते रहो अरे 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 वीडियो वायरल है, वायरल है। भाई लोगों को देखना इसलिए वायरल हुआ है ना। वायरल माने क्या होता है? तुमने देखा, तुमने लाइक करा, तुमने शेयर करा, तुमने फॉरवर्ड करा, तो वो वायरल हुआ है। तो ये तो आपको इस समाज से ही पूछना पड़ेगा कि इसमें इतनी गहरी कुंठा क्यों है, इसमें इतना गहरा साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन क्यों है, इसमें इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है, और इसकी इतनी लिटरेरी दुर्गति क्यों है, इसकी इतनी इलिटरेसी क्यों है कि इसके पास एक ढंग का शब्दकोश नहीं, वोकैबुलरी नहीं। इसे कुछ भी बोलना होता है तो ये यू नो लाइक सो, अरे भाई कारण ये है कि ज़िंदगी में ढंग की 4 किताबें भी नहीं पढ़ी हैं, तो लाइक करेंगे, लाइक ये वो, उसके बिना ये एक वाक्य नहीं पूरा कर सकते किसी भी भाषा में। बात ये नहीं है कि इनको हिंदी अंग्रेज़ी नहीं आते, इनको आप बोल दो कि तुम साइन लैंग्वेज में कर दो, ये वो भी ना कर पाए। आप इनको कहोगे माइम करो, माइम में भी गाली दे देगा वो। ये उसकी लिटरेरी पॉवर्टी है, और वो जुड़ जाती है साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन के साथ। तो नतीजा ये आता है कि गाली दे रहे हैं। फिर जब गाली के प्रकार, गाली के स्वरूप, गाली के स्ट्रक्चर की बात आती है, तो उसमें जो जेंडर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, कि क्या है दुनिया में सबसे जो गिरी हुई चीज़ है और जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है, जो हर आदमी को चाहिए और मिल नहीं रही है, और ये है वो क्या है? जेनिटल है। वो भी स्पेशली किसका जेनिटल है? महिलाओं का, बंदों का भी। ऐसा नहीं है कि उनके जेनिटल्स को लेके गाली नहीं दी जाती, पर जिस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा कुंठा है
वो हैं महिलाओं के यौनांग। तो मुंह खोला और बोला, मुंह खोला और बोला, वही वही चल रहा है। और इतनी साइकोलॉजिकल लिटरेसी लड़कियों में नहीं कि उनको समझ में आए कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो भी कूल बनने के चक्कर में वो अपने ही जेंडर को गाली दे रही होती हैं। और ये आज से नहीं चल रहा, ये मुद्दा आज नहीं उठना चाहिए कि जंतर मंतर पे कुछ खास हो गया। ये चल रहा है दसियों सालों से, और तब हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। आज जब थोड़ा विस्फोट सा हो गया है तो हम कह रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भाई वो कैसे, कोई उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो कैसे अपनी बात को जाहिर करे, कैसे? मान लो उसका लव अफेयर था, मान लो उसका लव अफेयर था, वहाँ उसको लात पड़ गई। अब वो इसको कैसे अपने दोस्तों के सामने आकर के बताए, कैसे? अब एक तरीका ये है कि उसने साहित्य पढ़ा है तो उसने आकर के गालिब को कोट कर दिया। इश्क में और रोने से बेबाक हो गए, धोए गए कुछ ऐसे कि बस पाक हो गए। उसने कुछ नहीं पढ़ा, गालिब बोलेगा हाँ उसे नहीं पता, तो आके बोलेगा मैन दैट बिच जस्ट स्क्रूड मी। उसके पास यही है, उसके पास गालिब नहीं है, तो बोलेगा दैट बिच जस्ट स्क्रूड मी, यही है वो कैसे बोले, क्या करे? और आप उससे शब्द भी छीन लोगे तो फिर वो अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करके इशारे करेगा। किसी ना किसी भाषा में तो व्यक्त करेगा ना जो उसके भीतर है। साहित्य की भाषा उसके पास है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, तो वो 10वीं पास करता नहीं है कि आप बोल देते हो ये तुम इंग्लिश हिंदी इनकी लिटरेचर की किताबें क्यों पढ़ रहे हो, भले ही वो उसके बोर्ड के सिलेबस में हो तो भी नहीं पढ़ता। कहते अपने तो हिंदी इंग्लिश है जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें बस 60 लेके पास हो जाना, असली चीज़ तो PCMB है। तो उसके पास लैंग्वेज नहीं है भाई, और न ही उसके पास साइकोलॉजिकल इंसाइट है। हाँ, उसके पास बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है, तो उस फ्रस्ट्रेशन को वो यही सब अपना गाली गलौज करके वो उछालता रहता है। नमस्ते आचार्य जी। तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ क्रिएटर्स थे सोशल मीडिया पर, तो वो ऐसे दावा कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट हर किसी को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, कि जेनजी के फीड में अलग जा रहा है, जो मिलेनियल्स है उनके फीड्स में अलग जा रहा है, तो अल्गोरिदम जो है अलग अलग तरीके से ये प्रोटेस्ट सबको दिखा रहा है। तो मैं इससे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लेफ्ट का हूँ तो जो अल्गोरिदम मुझे लेफ्ट का दिखा रहा है, मैं राइट का हूँ तो राइट का दिखा रहा है, तो मुझे ये जानना था कि इस प्रोटेस्ट की सच्चाई क्या है और क्या ये सच्चाई मुझसे छुपी हुई है, क्योंकि अल्गोरिदम तो वही दिखा रहा है जो मैं देखना चाह रहा हूँ। यार ये बात ज़िंदगी में हर क्षेत्र में लागू होती है, सिर्फ प्रोटेस्ट में नहीं लागू होती। ये बात तो आपके रिश्तों में भी लागू होती है। आपके दोस्त हैं, वो आपको वही दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हो। आपके दोस्त ने जो चेहरा आपको दिखाया है उसने वो चेहरा अपनी माँ को, अपने बाप को नहीं दिखाया है। तो ये बात सिर्फ प्रोटेस्ट पर ही थोड़ी लागू होती है कि एल्गोरिदम ने आपको प्रोटेस्ट का एक चेहरा दिखा दिया और दूसरे व्यक्ति को प्रोटेस्ट का दूसरा चेहरा दिखा दिया। ये बात तो घर में भी लागू होती है, ये बात तो समाज में लागू होती है, हर जगह लागू होती है। पूछना हमें ये चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं कि असली चेहरा देखते हैं तो डर जाते हैं। आपका बहुत बार होता है कि आपके बारे में आपके दोस्तों को ज़्यादा पता होता है, माँ बाप को कम पता होता है। आपने अपना वो चेहरा दोस्तों को दिखाया, माँ बाप को क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माँ बाप ने एक इमेज बना रखी है और उस इमेज के साथ बहुत सारे अब इंटरेस्ट्स जोड़ दिए हैं। तो माँ बाप खुद ही चाहते हैं कि हमारी वो इमेज तोड़ो मत। दिस हैपेंस एवरीवेयर। हम मत कहो कि हमें सच्चाई दिखाई नहीं गई, पूछो कि हमें सच्चाई चाहिए भी है क्या। वास्तव में आप अगर जाओ, आपका कोई रिश्ता है, वहाँ आप सच्चाई बताने लग जाओ तो ये भी हो सकता है वो बंदा नाराज़ हो जाए, वो कहे मुझे बताओ ही मत। आप कहो लेकिन मेरी सच्चाई है, बताना ज़रूरी है, मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, वो कहेगा मुझे नहीं सुनना है, मुझे ये सब मत बताओ। जब हमारे रिश्ते ही झूठ पर चल रहे हों, हमारे करियर से झूठ पर चल रहे हों, आप जाते हो वहाँ पर
इंटरव्यू होता है, आप जो HR पर्सनल है उससे कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ इस कंपनी में काम करने के लिए, यहीं जान दे दूंगा, दिल है, जान है, ईमान है ये कंपनी मेरे लिए। तो क्या वहाँ पर वो इंटरव्यूअर को पता नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हो? और वो जो इंटरव्यूअर है वो खुद भी यही चाहती है कि तुम ये झूठ बोलो, क्योंकि तुमने अगर सच्चाई बोल दी कि दीदी पैसा बनाने आया हूँ, जिस दिन कोई और ऑफर मिल जाएगा यहाँ से चल दूंगा, तुमने ये बोल दिया अगर, तो पूरे सिस्टम का झूठ धराशायी हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारा झूठ पर चल रहा है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, सब कुछ तो झूठ पर ही है ना। फिर धन्यवाद आचार्य जी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेकअप करके आती है और यही वो अपना सच्चा चेहरा दिखा दे, तो तब बोलो कि जब सच्चा चेहरा दिखाना हो तो लाइटें पहले बंद करेंगे हम। तुम खुद चाहते हो झूठ में जीना। झूठ में एक प्लेजर होता है और सच में एक चैलेंज होता है। हम इतने हिम्मती लोग नहीं कि सच का चैलेंज स्वीकार करें। ज्यादातर हम कहते हैं झूठ का प्लेजर चलने दो। धन्यवाद। हेलो सर, इस प्रोटेस्ट से एक और चीज़ हुई थी कि मतलब जो पोलराइज्ड मीडिया है उनकी जो था 2-4 रीलें वायरल हो गई जहाँ पे उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई। तो इससे एक बहुत बड़ा हवा बन गया है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो गई है। बट उनको पता ही नहीं है कि ये कितने बड़े लार्जली फंडेड है और टायर 2 सिटीज़ या टायर 3 सिटीज़ या गाँवों में अभी भी इन्हीं मीडिया को कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये जो मिथ बन गया है कि ये ट्रेडिशनल मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, इसको ब्रेक कैसे करें? और इनको लगता है कि ये जो नया मीडिया आया है यही असली सच दिखाया जा रहा है, जब इनको भी कंट्रोल किया तो जा सकता। पहली बात, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी कई सालों से थी ही नहीं, तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, ये ओवर स्टेटमेंट है। कुछ फैंस सिटर रहे होंगे जो अभी भी उनको देख लेते होंगे टीवी चैनल वगैरह को, वो हट गए होंगे, नहीं तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी कहाँ थी। मनोरंजन था, वो अपना दिखा रहे हैं कुछ भी। बट सर मैं कुछ अंकल्स को देखता हूँ वो बहुत सीरियसली देखते हैं। वो अभी भी देखेंगे, जो सीरियसली तब देख रहे थे वो अभी भी देखेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो अभी कहेंगे नहीं नहीं ये टीवी चैनल तो झूठ बोलता है? नहीं, वो अभी भी देखेंगे। उस टीवी चैनल को देखने में उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। वो अपनी इनर सिक्योरिटी की खातिर उस चैनल को देखते हैं और वो चैनल बिल्कुल वही दिखाता है जो अंकल को देखना है। जिनका आपस में कोलैबोरेशन है, वो चैनल यूं ही कुछ नहीं दिखाता। उस चैनल ही पहले सोचता है कि मैं ये दिखाऊंगा तो ये अंकल को आएगा ना, अंकल के हिसाब का है ना, अंकल को पसंद, तभी दिखाता है वो ये सब कुछ। ठीक है, अब आते हो इस पर कि तुम कह रहे हो कि हमने उनको रिप्लेस कर दिया है ट्रेडिशनल मीडिया को सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया तो और भी ज़्यादा करप्ट है। ट्रेडिशनल मीडिया में फिर भी कोई ब्रांड अकाउंटेबिलिटी है। सोशल मीडिया में तो कोई कुछ भी दिखा सकता है व्यूज़ के लिए, कुछ भी। सोशल मीडिया की अगर तुम मानो तो मैं CIA एजेंट हूं और तुम्हारे हिसाब से सोशल मीडिया ज़्यादा क्रेडिबल है मेन स्ट्रीम मीडिया से? एक सांपनाथ, एक नागनाथ। और दोनों ही झूठ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आम आदमी को झूठ चाहिए। वो डिमांड पहले आ रही है, सप्लाई बाद में आ रही है। आम आदमी झूठ मांग रहा है। अब यूट्यूबर्स के झूठ को वो अब अपना पी रहा है। पहले टीवी चैनल के झूठ को पीता था, अब यूट्यूबर्स आ गए हैं, वो दंदना करके वही देंगे जो आपको चाहिए। और यूट्यूबर या ये रील बनाने वाला बंदा, ये तो बड़ा बेसहारा होता है। उसका तो घर चलना है उसी से कि कौन वीडियो के व्यूज़ कितने आए, और वो आपको सच्चाई बता देगा। वो इंस्टाग्राम पे है, उसको ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं मिलेगा। कोई भी जो ब्रांड है वो ऐसे इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर को थोड़ा अवॉइड ही करेगा जो ज़्यादा सचोच बोलता हो। उनको जाकर वहाँ इंस्टाग्राम पे ज़्यादा क्या कॉस्मेटिक्स चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ईयरफोन ख़रीद लो, ये सब कर लो। अब क्रांतिकारी कोई अगर हो यूट्यूबर और अपनी क्रांति के बीच बोले अरे रुको एक बात तो बता ही नहीं, ये हैं नए ईयरफोन्स,
तो अगर जब ईयरफोन बेच के ही काम चलना है तो आप एक सीमा से आगे की क्रांति कर भी नहीं सकते। और ईयरफोन तो फिर भी ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, सब कुछ ही अब यही बेच रहे हैं, कच्चे बेच रहे हैं। वो अचानक बहुत ऊंची बात करते हुए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, तो ये तो आस हटा दो कि ट्रेडिशनल मीडिया हट गया है और न्यू मीडिया आ गया है। कुछ न्यू हो कहाँ रहा है? मैं तो चाहता हूँ कुछ न्यू हो। और एक ही चीज़ है जो नई हो सकती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, रिमूव द डार्कनेस ब्रिंग ऑन द लाइट। वही नई चीज़ हो सकती है। वो हम होने कहाँ दे रहे हैं? हमें तो बस क्या चाहिए? एंटरटेन 100 शेड्स ऑफ डार्क। डार्क को ही अलग अलग कलर्स में लाते रहो ताकि हमें ये लगता रहे कि कुछ बदलाव हो रहा है। हम अपने आप को ही सांत्वना देते रहे कि कुछ तो बदल रहा है ना, कुछ तो बदल रहा है ना। बदल क्या रहा है? तुम ये इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हो, सस्ते मनोरंजन में, और क्लाइमेट एक्सटिंक्शन आ गया सामने खड़ा है। बल्कि जितना और कोई हेडलाइंस आती है सामने, उतना ज़्यादा तुम्हारा ध्यान भटक जाता है असली मुद्दे से। आज जो सबसे बड़ी और इमिनेंट प्लानिटरी क्राइसिस है वो है क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी। जितने दिनों ये सब चलेगा, ये प्रोटेस्ट है या ये मुद्दा है या वो मुद्दा है, ऐसा है वैसा है, उतने दिनों क्या तुम क्लाइमेट चेंज सोचोगे भी? नहीं। हाँ, नहीं। तो ये होता है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल ही प्रोटेस्ट से रिलेटेड ही है कि अरे यार, उनसे पूछो ना जो गए थे, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। बोलो। अभी जो प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है, इससे एक चेन रिएक्शन ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि और भी जो मुद्दे हैं, जैसे रिजर्वेशंस के मुद्दे हैं या और भी जो मुद्दे हैं, तो एक टेम्पलेट बन गया है कि एक इंस्टाग्राम चैनल बना के कुछ लोगों को इकट्ठा करके हम इस तरह का रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि जैसे कि रिजर्वेशन हटाओ। बिल्कुल बन जाएगा। और जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, मान लो कहते हैं रिजर्वेशन हटाओ, वो अपना अगर इंस्टा चैनल बना सकते हैं, तो जिनको रिजर्वेशन रखना है वो भी तो बना सकते हैं ना। तो ये इकट्ठा होंगे उधर, वो भी इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसमें गवर्नमेंट कहीं नहीं है, इन दोनों में आपस में मारामारी होगी। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अभी भी जो हुआ, संभावना थी वो कुछ दिन और चलता तो कोई दूसरा भी एक ग्रुप तैयार हो सकता था यंगस्टर्स का ही, और वो यंगस्टर्स भी इसी जनरेशन के होते, और उस ग्रुप के और इस ग्रुप के बीच में फिर सड़कों पर मारामारी होती। तुम कह रहे हो रिजर्वेशन हटाओ, ठीक, वो कह रहा है रिजर्वेशन रखो। तुम सड़क पे उतरोगे तो वो नहीं उतरेगा क्या? टेम्पलेट क्या है इसमें? ये बातें मारामारी से नहीं हल करी जा सकती। जाति क्या है, जाति कहाँ से आई, जाति ने क्या नुकसान किया, और आज हमें जाति के मुद्दे का क्या करना है, ये बात समझने की होती है। ये पूरा एक, फिर बोलूँगा वही अंधेरे का रूपक लेकर के, मेटाफर ऑफ डार्कनेस, ये पूरी एक स्ट्रीम ऑफ डार्कनेस रही है। उसका सॉल्यूशन यही है कि कम से कम आज तो उस पर लाइट डाल दो। कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ये सेंचुरीज की डार्कनेस का नतीजा है। आज तो उस पर रोशनी डाल दो, उससे हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल भी आए। ये लास्ट है प्रोटेस्ट वाला जी। तो एक जो ये टेम्पलेट की बात इन्होंने की, उसमें एक चीज़ जो बहुत दिख रहा है कि इस प्रोटेस्ट का एक अनप्रेसिडेंटेड स्पीड है, जो जैसे बोला जा रहा है कि ये द कोऑर्डिनेशन इज़ क्लोज, इट्स क्लोज्ड कोऑर्डिनेशन पर ओपन एम्पलीफिकेशन, कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फटाफट व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हो जाता है और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और लोगों को इकट्ठा करना बहुत स्पीड से हो जाता है, जो कि पहले दशकों में पॉसिबल नहीं था।
और जो एम्प्लीफिकेशन होता है वो भी बहुत मिलियंस में होता है, क्योंकि व्यूज़ मिलियंस में चले जाते हैं फटाफट। तो जो फिर ये इसीलिए जो आई थिंक एक जो मैं फॉलोअप था कि जो चेन रिएक्शन की बात हो रही है वो उसीलिए हो रही है क्योंकि स्पीड बहुत फटाफट हो जाता है। तो वो ऑपरेशनल डिटेल है, वो हाँ। उस समय की टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है। 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें जो क्रांति थी, गदर था, वो दबा दिया गया। एक कारण ये भी था क्योंकि अंग्रेज़ों के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर थे। जो इंडियंस थे वो अलग अलग जगहों पर छितराए हुए थे, ठीक है, वहाँ पे कानपुर है, वहाँ पर झांसी है, और वहाँ पे वो तात्या हैं नीचे। ये आपस में इतनी आसानी से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे क्योंकि कम्युनिकेशन उनका उतना एफिशिएंट नहीं था। और अंग्रेज़ थे, वो एक टेक्निकली डेवलप्ड जगह से आ रहे थे, उनका फास्ट कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन था, तो कर पाए। बट ऑल दिस इज़ ऑपरेशनल। दिस विल नेवर बी कोटेड एज द फंडामेंटल रीज़न वाई थिंग्स हैपेंड। अच्छा, ठीक है। अब बिल्कुल हो सकता है कि कल की जो टेक्नोलॉजी हो उसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और भी फास्ट हो जाए, बट ऑल दैट इज आउटसाइड, ऑल दैट इज द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दैट पर्टेन्स टू द वेरी ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं क्या कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी उसको जल्दी कम्युनिकेट कर सकती है, पर टेक्नोलॉजी मुझे ये थोड़ी सिखा पाएगी कि क्या कहने लायक है। आप अंतर समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी ये कर देगी कि अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये सब है, ये आप इसको ले जा करके पब्लिश कर दोगे, कुछ कर दोगे, टेक्नोलॉजी ये सब कर देगी। अब जल्दी से मैंने कुछ बोला, वो बात सब तक पहुंच जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। पर टेक्नोलॉजी ये मुझे थोड़ी सिखा पाएगी कि क्या बोलो क्या ना बोलो, और अगर बताएगी भी तो एक टेम्पलेट से बताएगी। टेक्नोलॉजी cannot shed light on who I really am. टेक्नोलॉजी मेरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। टेक्नोलॉजी मेरी इनर डार्कनेस को इल्यूमिनेट, रोशन नहीं कर सकती। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, या कि एक नई जनरेशन आएगी वो सब बदल के रख देगी, इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा निर्भर करना बेकार की बात। पर उससे एक जैसे फेयर भी, तो जो जिस कंट्री में हो रहा है वहाँ के जो लोग जैसे हम हैं, तो उससे क्या एक फेयर नहीं होगा कि कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट हो सकता है और कोई भी मुद्दा उठा सकता है। मुद्दे बहुत है, जैसे एक जो रिजर्वेशन का है उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं और 1-2 दिन में ही उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं। E20 का भी चल रहा है, तो एक मुद्दा पकड़ लिया और उसका बना लिया। तो क्या मतलब व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? इतना डर नहीं रहेगा फिर कि कभी भी एक प्रोटेस्ट हो सकता है? ये सब चलता रहेगा, प्रोटेस्ट भी हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, पर अफसोस मुझे ये है कि शायद वो सेंट्रल प्रॉब्लम हम देखने से इनकार ही करते रहेंगे, जिसकी वजह से इंसान का सारा दुख दर्द है। उसके लिए जो समाधान है वो बार बार आपसे बोलता हूँ, आप उस पर नहीं चर्चा करना चाहते। उसका छोटा सा नाम है, क्या नाम है? मास बेस्ड एजुकेशन ऑफ द सेल्फ। वो समाधान है, पर उस समाधान को आप बोरिंग समझते हो या उस समाधान से आपको डर लगता है, तो इसीलिए आप बाकी सारी चीज़ें आजमाना चाहते हो। पर मैं कह रहा हूँ, आप जो भी कुछ आजमा रहे हो, यू हैव ट्राइड इट आउट जस्ट सो मैनी टाइम्स बिफोर इन द पास्ट। Aren't you fed up? Give the new thing a chance at least. हमारे सारे क्वेश्चंस भी, सबके ही क्वेश्चंस उसको छोड़ के सब चीज पे हाँ थे। बिल्कुल, उसको आप सवाल कहीं का पूछते हो, ये तो मैं उसे घसीट के ले आता हूँ इधर। सवाल तो आप इधर उधर हर तरफ के पूछना चाहते हो, बस केंद्र का सवाल नहीं पूछना चाहते, इंसान के दिल का सवाल नहीं पूछना चाहते। जी। इसी से संबंधित किसी के सवाल हो तो नमस्ते आचार्य जी।
आचार्य जी, काफ़ी दिनों से ये चर्चा मैं सुन रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न बहुत बेसिक चीज़ पे आ जाता है कि देश में एक नेता को होना कैसा चाहिए। वो वैसा ही होगा जैसे आप हैं। आप गड़बड़ हैं तो जब आप पूछोगे होना कैसा चाहिए, तो जो कल्पना करोगे आप, अभी आपने काल्पनिक प्रश्न पूछा है कि मैं कल्पना कर रहा हूँ कैसा है, जैसे आप हैं वैसी आपकी नेता की कल्पना होगी। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। तो मैं ही तो बता रहा हूँ। बात ये है ही नहीं कि नेता कैसा होना चाहिए। बात ये है कि आप जैसे हो वैसा ही होगा, वो नियम है। हाँ, जब आप अपनी एक गलती से चूक जाओगे तो आप अपनी दूसरी गलती को चांस दोगे, और इसको आप बोलोगे एंटी इनकम्बेंसी। एक तरह की गलती कर करके बहुत हो गया, दाईं तरफ बहुत खुजलाया, अब मैं बाईं तरफ खुजलाऊंगा। उसको आप बोलोगे देखो सरकार बदल दी, दुनिया बदल दी, ये कर दिया, तख्ता पलट दिया। करा क्या है? कुछ नहीं। आप जो सुनना चाह रहे हो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। आप जो सुनना चाह रहे हो वो आपके बिना संभव नहीं है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।